हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं अंकित तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 17 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें एमसीक्यू और स्टैटिक जीके को भी हम कवर करेंगे। जिसमें हम टॉप 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आपके एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमपीटेक 2026 एंड आर्मी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले नागाजी महाराज की जय। पहला प्रश्न है हमारा, हैरात पोस्ते त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अब क्वेश्चन क्या है, हैरात पोस्ते त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, यदि आप कहीं से भी करंट अफेयर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही सरलता से दे सकते हैं। तो बताना इसका आंसर क्या है, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसका सही आंसर बनता है जो है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में हैरात पोस्ते त्योहार मनाया गया, जिसकी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बधाई दी थी। ये कहाँ मनाया जाता है? हैरात पोस्ते जम्मू कश्मीर में, जो कि कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाए जाने वाले आस्था का त्योहार है। चलते हैं, हैरात पोस्ते त्योहार कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में है। इसको शिवरात्रि या हर रात्रि भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मंदिर भी है, जो जहाँ अष्टमी के दिन भव्य मेले के रूप में प्रसिद्ध है। अब जो खीर भवानी मंदिर है, इसको हम रजनी देवी मंदिर या राज्ञा भवानी मंदिर या महाराज्ञा देवी या राज्ञा देवी मंदिर भी कहते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो डाटा बनता है एसएससी में, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूज के अंदर जाके। जम्मू कश्मीर के त्योहार कौन कौन से हैं? तो ट्यूलिप त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। खीर भवानी उत्सव या मेला, जम्मू कश्मीर। हैरात पोस्ते, जम्मू कश्मीर। शिकारा महोत्सव, जम्मू कश्मीर। तो आप एक लाइन में याद करेगा, ट्यूलिप, खीर भवानी, हैरात पोस्ते, शिकारा महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। अब बात करें जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला। और गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अगले प्रश्न को चलते, अगले प्रश्न में जाने से पहले हम पूरे जो इतने अपन ने राज्य ऑप्शन में दिए तो उन सभी के त्योहारों को हम लेकर आए, जो आपके आने वाले एग्जाम 23 फरवरी जो एसएससी चालू हैं उनमें आ सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के त्योहार तो अपन पढ़े हैं, कौन कौन से बोला हमारे साथ? ट्यूलिप, खीर भवानी, हैरात पोस्ते, शिकारा महोत्सव, जम्मू कश्मीर में। मणिपुर के त्योहार कौन से? सुभंग लीला उत्सव, लाई हरोबा, चुम्फा, कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम, यांग याओ सांग उत्सव कहाँ मनाए जाते? मणिपुर। तो मणिपुर कौन कौन से? सुबंग लीला, लाई हरोबा, चुंग कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम, याओ सांग उत्सव, मणिपुर। जम्मू कश्मीर को ट्यूलिप, खीर भवानी, हैरात पोस्ते, शिकारा महोत्सव, जम्मू कश्मीर। बात करें पंजाब में, पंजाब लोहड़ी, होला 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 मोहल्ला, वैसाखी, तीन इंपोर्टेंट बनते हैं, लोहड़ी, होला मोहल्ला और वैसाखी। कहाँ? पंजाब में। मध्य प्रदेश में वन मेला, जो हाल ही में मनाया गया है, जो हमने पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको बताया था। वन मेला उज्जैन में। नोहलेश्वर जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मनाया जाता है। और मंडई उत्सव, काकसार उत्सव, रसे नवा उत्सव और पीर बुधन ये पी बुधन हो गए, गलत हो गया है यहाँ आंसर है इसका सही, पीर बुधन उत्सव और गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाते हैं? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कौन से हो गए? वन मेला, नौलेश्वर महोत्सव, मंडई, काकसार, रसेनवा और पीर बुधन उत्सव और गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाते हैं? मध्य प्रदेश। पंजाब लोहड़ी, होला मोहल्ला, वैसाखी। मणिपुर सुबंग लीला उत्सव, लाई हरोबा, सुबंग लीला, लाई हरोबा, चुम्फा, कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम, यांग। आप हमारे साथ मनी मन में बोल सकते हो तो आपको जल्दी याद होंगे। ट्यूलिप, खीर भवानी, हैरात पोस्ते उत्सव, शिकारा महोत्सव, जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी बाढ़ और भूस्खलन राहत अभियान 2025 के तहत जनवरी 2025 में चलाए गए कोयला खनिक बचाओ अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों,
अब आप ये पूछोगे ये तो जनवरी 2025 का डाटा है, लेकिन ये 2026 में क्यों पड़ रहा है? तो ये हाल ही में अभी पीआईबी एक न्यूज आई थी जो जिसमें जो हमारी सेना है, भारतीय सेना, थल सेना और वायुसेना, उससे संबंधित उसकी जो उपलब्धियां हैं उनको बताया गया। तो उसमें ये बहुत से अभियान है जो आपके लिए करंट न्यूज में आ चुके हैं। तो आपको स्ट्रेटेजी की यहीं से बनती है। तो बताना है इसका आंसर क्या है। राष्ट्रव्यापी कौन सा अभियान है? कोयला खनिक बचाओ अभियान, जो जनवरी 2025 में चलाया गया था। किस राज्य में चलाया गया था? तो ऑप्शन सी, असम राज्य में चलाया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा जनवरी 2025 में, ये इंपोर्टेंट बनता है एसएससी जीडी के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनना है आपके करंट अफेयर में। तो इसका सही ऑप्शन बन जाएगा असम। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन समुद्र सेतु किस वर्ष चलाया गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु किस वर्ष चलाया गया? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2023। तो दोस्तों अगर आप करंट अफेयर पर डे पढ़ रहे होंगे 1 साल से या 6 महीने से, तो इसका आंसर आप सरलता से दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वारा कोरोना के बाद जो विदेशों हमारे लोग फंसे थे, हमारी जनता फंसी थी, उन लोगों को हमारे भारत देश लाया गया। तो ऑपरेशन कौन से? समुद्र सेतु किस वर्ष चलाया गया? 2020 में। अगले अभी ऑपरेशन 2020, ऑपरेशन समुद्र सेतु कब चलाया गया? 2020 में, कोविड-19 के बाद, जिसमें 55 दिनों में 3,992 भारतीयों की वापसी हुई थी अपने देश में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो ऑपरेशन सेतु चला था कोविड-19 के बाद, आपको पूरी देखें 2020 में चला था, जिसमें 55 दिनों तक चला था, लेकिन उसमें कितने भारतीयों की वापसी हुई थी आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? अब ये क्वेश्चन आपको 2025 है लग रहा होगा, 25 का नहीं। ये जो बजट पेश हुआ है 2026-27, उसमें इसका जिक्र आया है। तो ये कब से लागू होगा? 31 मार्च। आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? ऑप्शन ए 31 मार्च 2027, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2026, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2026, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2026। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है, यदि आप बजट की वीडियो कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से, तो आप इसका आंसर सही दे रहे होंगे। अगर आप इसका सही आंसर दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दो वीडियो को पॉज करके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा हमारे देश में। अगर हम बात करें 2026-27 का जो बजट है, उसमें उसके कितने कर्तव्य हैं, उसको कितने कर्तव्यों में बांटा गया है, डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है बजट 2026-27 किसानों के लिए प्रस्तावित बहुभाषी एआई टूल का नाम क्या है? जो किसानों के लिए एक योजना चलाई गई, प्रस्तावित बहुभाषी एआई टूल का नाम क्या है जो 2026-27 की घोषणा की है जो किसानों के लिए? ऑप्शन ए किसान मित्र, ऑप्शन बी भारत कृषि एआई, ऑप्शन सी भारत विस्तार, ऑप्शन डी डिजिटल किसान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा, तो किसी ना किसी बहुत सारी वीडियो डली यूट्यूब पर जो केवल बजटी के बारे में डली। तो आप अगर उन वीडियो को आपने देखा होगा तो आप इसका आंसर बहुत सरलता से दे सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत विस्तार। ये आपके लिए पूछा जा सकता है। भारत बजट 2026-27 किसानों के लिए प्रस्तावित बहुभाषी एआई टूल का नाम क्या है? भारत विस्तार। जिसमें जिसमें क्या होगा, भारत विस्तार के नियम जो किसान है जो ग्रामीण इलाके में किसी भी भाषा में अपनी खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें भारत की निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, इन्होंने इस बार 2026 में कितनी बार कौन सा बजट पेश किया है बता सकते हो? अब ऐसा करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बन गई है, तो आप बता सकते हो। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमजेपी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये क्वेश्चन एसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। भारत के केंद्रीय योजना है उसके अंतर्गत आता है। ये हाल ही में अभी करंट की न्यूज में आ रही है। तो ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन सी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन सी
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय जन औषधि परियोजना आती है। आप इसको लगा रहे होंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, लेकिन ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए जो क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूजन वाले होते हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनती प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस मंत्रालय अंतर्गत आती है, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ना कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। तो दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न से पहले इस योजना के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री, ये खबरों में क्यों थी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत बिहार के जमुई संसदीय क्षेत्र में 11 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इनमें से एक केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 को खोला गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बाद उक्त क्षेत्र में स्थित जन औषधि केंद्रों ने 31 दिसंबर 2025 तक 1.86 करोड़ रुपए का विक्रय कारोबार दर्ज किया है। अब एग्जाम पॉइंट नोट्स क्या लगते हैं, याद रखने योग्य बात है क्या है कि योजना का पूरा नाम क्या, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। संबंधित मंत्रालय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, जमुई बिहार। 11 बिक्री कितनी हो गई, 31 दिसंबर तक 1.86 करोड़ के इसने बिक्री की है। 31 दिसंबर 2025 तक ये डाटा पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपके पेपर में एसएससी जीडी में। स्टॉक प्रोत्साहन कितनी है, 200 दवाएं हैं। निगरानी कितनी है, 400 उत्पाद हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, और देख लिए इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसकी शुरुआत कब हुई, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत हुई वर्ष 2008 में की गई थी। उस समय इसे जन औषधि अभियान के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि 2015 से पहले इस योजना को किस नाम से जाना जाता, तो किस नाम से, औषधि अभियान, जन औषधि अभियान के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इसका नाम कर दिया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। अब हम बात करें रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री कौन है, श्री अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने लोक राज्यसभा में इसकी लिखित जानकारी दी है पूरी, जो आपको ऑथेंटिक न्यूज लाता हूं मैं PIB से, आप इसको जाके देख सकते हैं। अगले न्यूज की ओर चलते, अगली न्यूज है रामलिंगम सुधाकर कौन है, एक गायक हैं, ऑप्शन बी अर्थशास्त्री हैं, ऑप्शन सी न्यायाधीश हैं, ऑप्शन डी राजनीतिज्ञ हैं। तो इसका सही उत्तर बनता है, इनका हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, किसी एक संस्था थी उससे निवृत्त हुए। तो ये कौन है, ये हैं न्यायाधीश हैं। कौन है, न्यायाधीश है। ऑप्शन सही, सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन सी न्यायाधीश। अगले प्रश्न को चलते, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन थे, ये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त रामलिंगम सुधाकर 13 फरवरी 2026 को अपने पद से कार्यमुक्त हो गए। उन्होंने ये कब लिया था, नवंबर 2026 को कार्यभार संभाला था। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, उन्होंने पदभार इसका कब ग्रहण किया था, नवंबर 2021 में, और 13 फरवरी 2026 को ये क्या हो गए, कार्य मुक्त हो गए। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत कब की गई, उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत कब हुई, 2020 में, ऑप्शन बी 2022 में, ऑप्शन सी 2023 में, ऑप्शन डी 2025 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 2020 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ODR पोर्टल को वर्ष 2025 में MSME दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। यह दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 27 जून, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 28 जून। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए 27 जून को हम MSME दिवस मनाया जाते, इसी दिन ODR पोर्टल लॉन्च किया गया था। हम ODR के बारे में जानते हैं, विलंबित भुगतानों पर ऑनलाइन विवाद निपटान। और विलंबित जो भुगतान होते हैं, पेमेंट होते हैं, उनको ऑनलाइन विवाद निपटान के लिए हम, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन विवाद निपटान को हम क्या कहते हैं, ODR के लिए एक MSME योजना चलाई गई। इसके तहत विकसित MSME ODR पोर्टल के साथ सुव्यवस्थित पूर्व न्यायिक ढांचा स्थापित करती है। यह ढांचा MSME अधिनियम 2006 के तहत किसी तरह की कार्रवाई किए जाने से पहले खरीदार और विक्रेता के बीच
मैत्रीपूर्ण और संवाद आधारित समझौतों को प्रोत्साहित करता है। यह तंत्र वर्तमान व्यवसायिक संबंधों को बनाए रखते हुए एमएसएमई को देय राशियों की प्रभावी वसूली को सक्षम बनाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की सशस्त्र सेना और वयोवृद्ध मामलों की मंत्री श्री कैथरीन बायोट्रिन ने 6वें भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की अध्यक्षता करेंगे। यह किस राज्य में होगा? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी मिजोरम में। तो इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन बी कर्नाटक में। कर्नाटक में भारत के 6वें भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की अध्यक्षता करेंगे भारत के बेंगलुरु में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 फरवरी 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रांस की सशस्त्र सेना और वायुविद्युत मंत्री सुश्री कैथरीन बायोट्रिन के 6वें भारत फ्रांस वार्षिक संवाद की अध्यक्षता करेंगे। हम बात करते कुछ राज्य और उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। तो हम बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन आर.एन. रवि। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन? कॉनराड संगमा और सी.एच. विजय शंकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? नायब सिंह सैनी, असीम कुमार घोष। ये कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री रहे और राज्यपाल। अब चलते हैं, आज 17 फरवरी की न्यूज यहीं तक थी। इसकी पूरी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट के नाम से उसे ज्वाइन करके आप इसकी पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 16 फरवरी जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था उसके एमसीक्यू को रिवीजन करने के लिए। तो इसका पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन और ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रव्यापी अभियान सशक्त भारत के लिए कर्म अभियान की शुरुआत किसने की? ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू ने की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आज 14 फरवरी 2026 यानी कि 14 फरवरी को विज्ञान भवन के कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन सी बॉक्स का आयोजन कर रहा है कि यहाँ केंद्रीय एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी अन्नपूर्णा देवी। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री और तेजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड कौन से सत्येंद्र सिंह लोहिया न्यूजीलैंड को स्टेट समुद्री चैनल को जीतने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति बन गए? किस राज्य से? ऑप्शन बी ये मध्य प्रदेश से। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, 10 दिवसीय नौलेश्वर महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन डी ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। अगले प्रश्न को चलते हैं, तीसरी सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लो बेनेट अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट यानी कि वास्तविक अदालती कार्रवाई का अनुकरण करने वाली काल्पनिक अदालत प्रतियोगिता 13 फरवरी 2026 को कहां आयोजित हुई थी? ऑप्शन बी नोएडा। हमारी जो करंट अफेयर वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियो और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय हो चम्मिल की।